हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी नेहा हिमानी फ्रॉम सिरसा। अभी हमने पी के लास्ट पार्ट में डिस्कस किया काउंसिल जनरल गाइडलाइंस। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ स्टडी मैट से, फिर मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे दूंगी प्रोफेशनल एथिक्स का, जिससे आपका एक सम अप हो जाएगा पूरा प्रोफेशनल एथिक्स। तो हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। निकाल लीजिए जल्दी जल्दी स्टडी मैट, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पी चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रैक्टिस में, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और अदर सर्विसेज दे रहा है क्लाइंट को, अलाउ है। नेक्स्ट देखिए, लुकिंग ऑन ग्रोइंग नीड्स ऑफ हिज क्लाइंट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, उसने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस देना भी शुरू कर दिया। तो एज पर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस ही इज गिल्टी। पबजी की सर्विस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो ये गिल्टी हो जाएगा। नेक्स्ट, मिस्टर जी, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज अ सोल प्रोप्राइटर इन हिज ऑफिस एट मुंबई नियर चर्च गेट, ड्यू टू इंक्रीज प्रोफेशनल वर्क, उसने एक नया ऑफिस ओपन कर लिया जो 80 किलोमीटर है म्यूनसिपैलिटी लिमिट से। तो कितना अलाउ था, 50 किलोमीटर। तो इसे सी इंचार्ज रखना जरूरी है एज पर सेक्शन 27, हमने अभी पढ़ा था। तो फॉर रनिंग न्यू ऑफिस 3 रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर रखे हैं इसने, पर सी इंचार्ज तो नहीं है, तो ही इज गिल्टी अंडर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस। शॉर्ट नोट पूछा अदर मिसकंडक्ट पे, तो दोनों शेड्यूल्स का लास्ट पार्ट और काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के हम 7 पॉइंट्स मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद मिस्टर किया प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गेव 50% ऑडिट फीस टू अ नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे किया, तो क्लोज 2 में गिल्टी हो जाएगा ये मिस्टर के। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर एक्स हिज सी एग्जामिनेशन ऑफ ICAI 18 जुलाई को हुआ, स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस, क्लियर कर लिया, 15 से प्रैक्टिस शुरू कर ली बंदे ने। 16 अगस्त से एक फीमेल कैंडिडेट ने अप्रोच किया इसको, तो उसने बोला मंथली स्टाइपेंड दूंगा, साथ में 1% ऑफ प्रॉफिट दूंगा। वैसे आर्टिकल असिस्टेंट के साथ कुछ भी गलत होता है, हम काउंसिल जनरल गाइडलाइन में गिल्टी करते हैं, पर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर कर रहा है किसी और के साथ, तो ये गिल्टी कहाँ होएगा, क्लोज 2 में, अगेन सेकेंड क्लोज में गिल्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मिस्टर XYZ या फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस डेवलप वेबसाइट डेवलप की xyz.com। कलर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसने कलर रखा ब्राइट ग्रीन, डजंट मैटर। पुश टेक्नोलॉजी रखी, वेयर द नेम ऑफ पार्टनर्स और मेजर क्लाइंट के नाम भी डिस्प्ले कर दिए वेबसाइट पे विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी रेगुलेटर। तो इसने क्लाइंट्स के नाम डिस्क्लोज कर दिए, तो गिल्टी हो जाएगा। कौन से क्लोज के अंदर, 6 के अंदर। ओके तो क्लोज 6 में गिल्टी हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 7th क्वेश्चन, देखिए, अ पार्टनर ऑफ अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट टीवी इंटरव्यू में आया। तो टीवी इंटरव्यू में हम पब्लिसिटी जैसा कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ अपने आप को सी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसने बायोडाटा दी, डिटेल दी, स्टैंडिंग ऑन इंटरनेशनल, उसने बोला अचीवमेंट्स बताई अपनी, पार्टनर रिकॉग्निशन एज अ एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन इन द कंट्री। तो चेयरपर्सन रीड आउट एज बायोडाटा और एक्शन बाय बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट सही है नहीं है, पब्लिसिटी कराया, 6 में कर दो इसको गिल्टी। नेक्स्ट उसके बाद 8 देखिए, एन एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, फोटोग्राफ डाली है, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट कॉन्ग्रेचुलेटेड इन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ हिज ऑफिस। तो ओपनिंग सेरेमनी के लिए अपनी फोटोग्राफ डलवा के कॉन्ग्रेचुलेशन करवाया है, गिल्टी हो जाएगा क्लोज 6 में। हम इनविटेशन दे सकते हैं जब गोल्डन प्लैटिनम ये अलाउ किया है, पर ओपनिंग सेरेमनी न्यूज़पेपर में कॉन्ग्रेचुलेशन डलवाना इज काइंड ऑफ पब्लिसिटी। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा, हमने सेवरल लेटर्स लिखे हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि हमारी फर्म का नाम पैनल में सिलेक्ट हो गया, तो क्लोज 6 में रोबिंग इंक्वायरी में गिल्टी कर देंगे। ना तो फीस पे की, ना ही नोट एक्सक्लूसिवली फॉर CA है ये। नेक्स्ट, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट विजिटिंग कार्ड पे डेजिग्नेट किया है खुद को एज अ कोस्ट अकाउंटेंट, CWA लिख सकते हो, पूरा कोस्ट अकाउंटेंट नहीं ले सकते। कौन से क्लोज में गिल्टी होएगा, 7 में, डेजिग्नेशन आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मिस्टर निगल चार्टर्ड अकाउंटेंट डिलीवर किया स्पीच नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। स्पीच में उसने क्या बोला ऑडियंस को, ही इज मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, 6 में गिल्टी करेंगे हम इसको, क्योंकि इसने स्पीच में खुद को एज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट बताया और बताया कि हम सर्विसेज देते हैं टैक्सेशन एरिया में, ऑडिट एरिया में एट ए रीजनेबल रेट, गलत है। उसने फिर उसके बाद क्या किया, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ऑडियंस डिस्ट्रीब्यूट किए बिजनेस कार्ड्स। अब एक तरह से इसमें 7 भी हिट कर दिया। क्यों हिट किया, उसने खुद को मैनेजमेंट एक्सपर्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया, तो विजिटिंग कार्ड पे जो उसने डेजिग्नेशन यूज की होगी, कहीं ना कहीं हम यही मान रहे हैं कि उसने मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्ड यूज किया होगा, तो इसमें हमने 6 और 7 दोनों में उसको गिल्टी किया। तो ध्यान रखिएगा इसमें
पी में जो छोटे छोटे माइनर वर्ड्स होते हैं ना, उससे क्लोजेस चेंज हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट, मिस्टर ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही वेंट अब्रॉड फॉर 3 months। तो मिस्टर वाई भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एम्प्लॉय है, तो उसने उसको रूटीन मैटर डेलीगेट किया। बताओ कौन कौन सा कर सकते हैं। ऑडिट क्वेरी ले रहा है क्लाइंट से, अलाउ है। प्रोडक्शन सर्टिफिकेट टू क्लाइंट, जीएसटी एक्ट सर्टिफिकेट दे दिया। अटेंड कर रहा है क्लाइंट को, वेरियस अथॉरिटी के सामने, अलाउ है। तो इसमें गिल्टी हो जाएगा कौन से क्लोज में, 12 में, क्योंकि साइन वो उसके बिहाफ पे कर रहा है, तो 12 में हम उसको गिल्टी कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्लोज 12 आता है, XYZ कंपनी हैज अप्लाइड टू अ बैंक टू अ लोन फैसिलिटी। बैंक ऑन स्टडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी नोटिसेस दैट द ऑडिटर रिक्वेस्ट टू कॉल बैंक फॉर डिस्कशन। अब क्या है कि बैंक वाले उससे ना इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं क्लाइंट की, तो ऑडिटर नहीं दे सकता और उसने दे दी, तो किस में गिल्टी कर देंगे, क्लोज 1 में, सेकंड शेड्यूल में, पार्ट 1, कॉन्फिडेंशियलिटी। आप बिना क्लाइंट की परमिशन के या लो आपको परमिट नहीं कर देता, आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, मिस्टर न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस स्टार्ट की, क्लाइंट टेलीफोन कॉल्स, फैमिली फ्रेंड्स अमंगस्ट ऑल एम्प्लॉयड, वन ऑफ अदर रिटेल ट्रेड बिजनेस। सॉरी, one of his friend Mr. X gave an idea to start online services and give stock certificate to traders, कैश क्रेडिट लिमिट के लिए बैंक्स के। मिस्टर ए स्टार्टेड एक वेबसाइट बनाई कलरफुल डिजाइन्स के साथ, जिसको सारे सोशल मीडिया पे डाल दिया और 30 ट्रेडर्स को टैग भी कर दिया विद कैप्शन इजी ऑनलाइन स्टॉक सर्टिफिकेट सर्विस, और बोला कि आप डीलर जो मार्केट्स हैं उनको 5% कमीशन भी पे किया जाएगा। गिल्टी हो जाएगा क्लोज 6 के अंदर, क्योंकि आप वेबसाइट इस तरह से सोशल मीडिया पे सर्कुलेट नहीं कर सकते टैग करके। आप सिर्फ अपने क्लाइंट्स, फ्रेंड्स, और आप ये नहीं भेज सकते सबको ईमेल के थ्रू वेबसाइट की हमारी विजिट कीजिए प्रैक्टिस में रह के। नेक्स्ट, मिस्टर डी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, आफ्टर 1 year ऑफ हिज अपॉइंटमेंट ही रिजाइन। और उसने बोला कि अब मैं ऑडिटर की पोजीशन होल्ड करना चाहता हूँ। अभी अभी मैंने जजमेंट में आपको बताया था काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में कि 2 year का कूलिंग पीरियड लगेगा, उसके बाद ही आप ऑडिटर बन सकते हैं आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम डायरेक्टरशिप। मिस्टर एफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा है, इट फर्दर गिव जीएसटी कंसल्टेंसी सर्विस एंड हेल्पिंग ईआरपी सिस्टम। ये देखिएगा, मैंने बोला था ना केवाईसी नॉर्म्स जल्दी से क्लिक नहीं होते। लेटर द कंपनी टर्न टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग। अब कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे बोला कि आप कंपनी की डिटेल दीजिए, उसने रिफ्यूज कर दिया, कहता कि मैं डिटेल मेंटेन करता ही नहीं कंपनी की, क्योंकि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, जीएसटी कंसल्टेंसी और ईआरपी। आप क्लाइंट को कोई भी सर्विसेज देते हो, एज पर सीए एक्ट काउंसिल जनरल गाइडलाइंस आपको क्लाइंट का केवाईसी डाटा मेंटेन करना चाहिए, तो उसे गिल्टी कर देंगे हम काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में। नेक्स्ट, वही रूटीन वर्क डेलीगेट कर रहे हैं, तो कौन सा कर सकते हैं, ऑडिट क्वेरी लिया है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए हैं, फिर ड्राफ्ट किया, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट बनाई है, कर सकते हैं, और साइनिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट ये अलाउ नहीं है, तो क्लोज 12 के अंदर गिल्टी हो जाएगा सीए। तो ये थे हमारे टोटल 16 क्वेश्चन स्टडी मैट के। इजी है। पी की सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें गिल्टी नॉट गिल्टी पता लग जाता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। मेन है हम क्लोज से ही हिट करके आए, काउंसिल जनरल गाइडलाइन से ही हिट करें, तो मेन वही एरिया रह जाता है कि हम कितना सही हिट करते हैं पी में, क्लोज नंबर, शेड्यूल नंबर, पार्ट नंबर, और याद कितना रखते हैं पी को। तो पूरा पी हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड था, देखिए सबसे पहले हमने किया शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के कितने पार्ट थे, 3 पार्ट। कितने क्लोज थे, टोटल 15 क्लोजेस, 10 4 1, ठीक है। तो 10 क्लोजेस सी इन प्रैक्टिस पे, 4 ऑल सीए पे, थर्ड भी ऑल सीए पे, फर्स्ट 2 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, लास्ट 1 इज अदर मिसकंडक्ट। फिर उसके बाद हमारा था शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के टोटल 19 क्लोजेस, 19 क्लोजेस के 4 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 12 2 3 2। तो सी इन प्रैक्टिस, सी इन सर्विस, ऑल सीए, पहले 3 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, लास्ट वाले अदर मिसकंडक्ट। फिर थी हमारी काउंसिल जनरल गाइडलाइंस, तो किस किस पे थी, सेक्शन 27 बुक्स, सर्विसेज, प्रोहिबिटेड वाली पनिशमेंट, अनडिस्प्यूटेड फीस, अदर सर्विसेज की फीस स्टैट्यूटरी की फीस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, केवाईसी नॉर्म, अदर मिसकंडक्ट पे शॉर्ट नोट, इंडेटनेस 1 लाख की, नंबर ऑफ ऑडिट 30, ओपीसी डोरमेंट एक्सक्लूड है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर एंड एग्रीगेटर और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स।
तो इस पे हमारा पूरा काउंसिल जनरल गाइडलाइंस है। उसके बाद हमने कुछ जजमेंट्स पढ़ी जो किस किस पे थी, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट पे, अदर ऑक्यूपेशन पे, एडवर्टीजमेंट पे और अदर मिसकंडक्ट पे। तो ये था हमारा टोटल पी ओवरऑल। तो ये आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, कल टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। टेस्ट अगेन एमसीक्यू और केस बेस्ड सिनेरियो तो आएंगे ही। इस बार मैंने आपको ऐसे नहीं डाले हैं क्योंकि पी एक लेंथी चैप्टर है, तो इसीलिए बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने ऐसे नहीं डाले हैं टेस्ट के अंदर। तो एमसीक्यू और केस बेस्ड सिनेरियो तो हमारे आएंगे इसके अंदर। उसके अलावा हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे, ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप इतना सा लिख के जाते हैं कि इस क्लोज में ही इज गिल्टी और नॉट गिल्टी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, तो आपको उसका 1 नंबर मिलेगा, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताइएगा गिल्टी नॉट गिल्टी, और उसमें देखिएगा कि हम शेड्यूल 2 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पार्ट 1 कैसे लिखते हैं और क्लोज कैसे लिखते हैं एज पर एक्ट। प्रोमम यूज होता है, क्या यूज होता है, उस अकॉर्डिंग मेंशन कीजिएगा इसके अंदर। अब मैं आपको इस वीडियो में लास्ट ऐसे करवा रही हूँ। हमने लास्ट वीडियो में ऐसे 2 कवर अप किए थे। एक तो ऐसे 500 जो था हमारा ऑडिट एविडेंस पे, ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होने चाहिए। और हमने क्या पढ़ा था ऑडिट एविडेंस के अंदर कि जो ऑडिट एविडेंस है वो उनके मेथड्स क्या कलेक्ट करने के, कितने रिलायबल हैं, और मोस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हम इवेलुएट कैसे करेंगे। फिर हमने एक ऐसे किया था 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। सिलेक्टेड आइटम कौन कौन सी है यहाँ पे, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो लिटिगेशन क्लेम में IRR, इन्वेंट्री में जर्नल और स्पेसिफिक प्रोसीजर, सेगमेंट रिपोर्टिंग में वेरिफिकेशंस थी। आज मैं आपको करवा रही हूँ ऐसे 505। ये क्या है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता क्या है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू ऑडिटर। ऑडिटर को एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स आता है थर्ड पार्टी से। जो कंपनी की थर्ड पार्टी है वो ऑडिटर को डायरेक्ट रिस्पॉन्स करती है, उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये 2 तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है, जिसमें आप अग्री करते हो ऑडिटर की बात से चाहे डिसअग्री करते हो, आपका रिप्लाई आएगा ही आएगा। और अगर आप ऑडिटर की बात से नेगेटिव कंफर्मेशन में जब डिसअग्री करते हो आप तभी रिप्लाई करोगे। अदरवाइज अगर आपका रिप्लाई नहीं आता है तो ऑडिटर प्रिज्यूम कर लेगा कि आप उसकी बात से अग्री करते हो। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है, एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स है ऑडिटर को थर्ड पार्टी से। पॉजिटिव में आपका रिप्लाई आएगा ही आएगा, नेगेटिव में ओनली डिसअग्री के केस में आएगा। तो नेगेटिव कंफर्मेशन यूज कहाँ कहाँ होती है, क्वेश्चन बनता है तो 4 जगह यूज होती है। जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ होमोजीनियस ट्रांजैक्शंस हैं, जहाँ पे लो RMM है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जहाँ पे लो एक्सेप्शनल रेट है, मतलब कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस नहीं है, और जहाँ पे ऑडिटर जो है वो अनअवेयर है थर्ड पार्टी की एबिलिटी के बारे में। कहने का मतलब क्या है कि ऑडिटर को नॉलेज नहीं है कि थर्ड पार्टी रिस्पोंड करेगी या नहीं करेगी, तो ऑडिटर अनअवेयर है। तो हम 4 ही केसेस में जो है नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करते हैं। फर्स्ट केस क्या हुआ हमारा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ होमोजीनियस ट्रांजैक्शंस, सेकंड केस लो RMM, थर्ड केस लो एक्सेप्शनल रेट, एंड द फोर्थ केस की ऑडिटर अनअवेयर है अबाउट थर्ड पार्टी एबिलिटी टू रिस्पोंड। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन आता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर बता दीजिए। तो प्रोसीजर क्या है, DS डिटरमाइन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन करेंगे, सेंड एंड फॉलो अप करेंगे। डिटरमाइन करेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी कौन सी है, फिर सिलेक्ट करेंगे पार्टी को कि कौन सी पार्टी से लेनी है, फिर हम डिजाइन करेंगे। डिजाइन मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, ईमेल के थ्रू भेजेंगे या कोरियर के थ्रू, क्या रहेगा, फिर सेंड एंड फॉलो अप करेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, डिजाइन करते हुए कौन से फैक्टर हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो डिजाइन करते हुए कौन से फैक्टर हम ध्यान में रखते हैं, फर्स्ट क्या है हमारा, मैनेजमेंट अथोराइजेशन। मैनेजमेंट की अथोराइजेशन लेनी चाहिए डिजाइन करते हुए। अब मान लीजिए मैंने थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन भेज दी कि बता दीजिए आपका बैलेंस है कंपनी के साथ इतना, थर्ड पार्टी मुझे रिस्पोंड क्यों करेगी, थर्ड पार्टी रिस्पोंड क्यों करेगी, उसे क्या पता मैं कंपनी की ऑडिटर हूँ। तो मैनेजमेंट जब तक अथोराइज नहीं करती तब तक हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेज सकते। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मोड क्या रहेगा, ईमेल के थ्रू या फिर बाय हैंड डिलीवरी, हिंदी, इंग्लिश, क्या रहेगा।
नेक्स्ट उसके बाद लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, कैसा फॉर्मेट रहेगा हमारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, टिक टिक कराएंगे, फिलअप छोड़ेंगे, क्या रहेगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना इन्वॉल्व है एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने में। असर्शन बीइंग एड्रेस्ड, ये क्या है असर्शन बीइंग एड्रेस्ड? असर्शन होता है जो मैनेजमेंट ने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। मान लीजिए बैलेंस शीट में दिख रहा है कि मिस्टर ए का 5 लाख का बैलेंस है कंपनी के साथ, 5 लाख का बैलेंस है कंपनी के साथ, तो हम ये इंफॉर्मेशन एड्रेस करेंगे। असर्शन का मतलब जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रही है वो हम एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्टी एबिलिटी, हमें पता होना चाहिए थर्ड पार्टी नॉलेजेबल है या नहीं है, मतलब वो रिस्पोंड करेगी या नहीं करेगी। तो इन बेसिस ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं हमारा डिजाइन कैसा होगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन का। सॉरी, तो कौन से फैक्टर्स हैं? मैनेजमेंट अथोराइजेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, आइडेंटिफाई आरएमएम, असर्शन बीइंग एड्रेस्ड। नेक्स्ट उसके बाद हमारा थर्ड पार्टी एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है इसके अंदर कि अगर थर्ड पार्टी रिस्पोंड नहीं करती तो हम क्या करेंगे? फैक्ट परफॉर्म करेंगे और इम्पैक्ट देख लेंगे ओपिनियन पे, अपना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे और इम्पैक्ट देख लेंगे ओपिनियन पे। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने से तो रीजन जानेंगे, इम्प्लीकेशन देखेंगे, मॉडिफाई कर देंगे एज पर 705। तो अगर मैनेजमेंट मना कर दे तो रीजन, इम्प्लीकेशन, मॉडिफाई एज पर 705, और अगर थर्ड पार्टी रिस्पोंड ना करे तो फैप, और फिर हम क्या करेंगे? इम्प्लीकेशन देख लेंगे अपने ओपिनियन पे। तो ये था हमारा पूरा एसए 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अगर एग्जाम्पल आ जाए, एरियाज आ जाए, तो जितनी भी आपकी बैलेंस शीट में थर्ड पार्टी है सारी लिख देना। डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, टाइटल डीड थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, इन्वेस्टमेंट थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, तो ये सब हमारी थर्ड पार्टी है। बैंक फॉर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, पासबुक मंगवाते हैं हम। तो ये था हमारा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सबसे पहले क्या है कि होता क्या है? डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टी। कितने टाइप्स की होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ यूज होती है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ होमोजेनियस ट्रांजैक्शन, लो आरएमएम, लो एक्सेप्शनल रेट, ऑडिटर अनअवेयर अबाउट थर्ड पार्टी रिस्पॉन्स। फिर हमारा एरियाज एग्जांपल्स क्या हैं? तो जितनी भी थर्ड पार्टी हमारी होती है बैलेंस शीट में वो सब लिख देंगे। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर क्या है? डीएस, डिटरमाइन, सिलेक्ट, डिजाइन, सेंड एंड फॉलो अप। डिजाइन करते हुए फैक्टर्स कौन से ध्यान में रखने हैं? तो मैनेजमेंट अथोराइजेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लेआउट, प्रेजेंटेशन, आइडेंटिफाई आरएमएम, असर्शन बीइंग एड्रेस्ड और थर्ड पार्टी एबिलिटी। थर्ड पार्टी रिस्पॉन्ड नहीं करती, फैप और इम्प्लीकेशन। मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे, रीजन, इम्प्लीकेशन, मॉडिफाई एज पर 705। तो ये था हमारा 505। आज का लास्ट ऐसे 510। ये क्या है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ये क्या बोलते हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? इसका मतलब क्या है? या तो हम क्लाइंट की फर्स्ट टाइम ऑडिट करने हैं या क्लाइंट की फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रही है, या तो ऑडिटर फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहा है क्लाइंट की, या फिर क्लाइंट की ही फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रही है, तो उसे बोलते हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ये 3 चीजों से डील करता है: ओपनिंग बैलेंसेस, अकाउंटिंग पॉलिसी और लास्ट वन इज प्रीवियस ऑडिटर रिपोर्ट। तो ये 3 चीजों से डील करता है हमारा ओपनिंग बैलेंसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट। प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट अगर मॉडिफाई थी तो वो मैटर देखेंगे हम, करंट ईयर पे इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर करंट ईयर पे इम्पैक्ट डाल रहा है वो मैटर, तो हम ये देखेंगे क्या वो मैटर अनरिजोल्व है, मतलब मैनेजमेंट ने अभी तक रिजोल्व नहीं किया। अगर वो अनरिजोल्व है तो हम अपना ओपिनियन क्या कर देंगे? मॉडिफाई। ओके, तो प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट अगर मॉडिफाइड थी, जो वो मैटर है जिसको लेके वो मॉडिफाइड थी वो मैटर स्टिल करंट ईयर पे इम्पैक्ट डाल रहा है, अगर वो मैटर अनरिजोल्व है तो हम अपनी रिपोर्ट भी मॉडिफाई कर देंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया है विदाउट रीजन, विदाउट रीजन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है तो हम क्या करेंगे? अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे 705।
3 रीजन के बेस पे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है। बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चेंज इन लॉ, या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ चेंज हुई है फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट आता है ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस का प्रोसीजर क्या रहेगा? साई ऑब्टेन करेंगे, प्रीवियस अकाउंट्स देख लेंगे, कैरी फॉरवर्ड, बोर्ड फॉरवर्ड सही से हुए हैं या नहीं हुए, सॉरी एमआरएल ले लेंगे मैनेजमेंट से, तो साई ऑब्टेन करेंगे, प्रीवियस बैलेंसेस देख लेंगे, एमआरएल ले लेंगे। अगर ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है और एविडेंस भी मिल गए तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन करेंगे। अगर मिस स्टेटमेंट है और एविडेंस नहीं मिले तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर करेंगे। तो हमेशा हमारी जो रिपोर्टिंग क्राइटेरिया होता है ऑडिट में, हम वो गलत कराते हैं। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग क्राइटेरिया हर ऐसे अपना अलग अलग बताता है। कोई ऐसे मॉडिफाई करवाता है ओपिनियन, कोई ऐसे टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने को बोलता है, कोई ऐसे एमआरएल लेने को बोलता है। मॉडिफाई में भी कुछ स्पेसिफिक ऐसे बताते हैं कि कौन सा देना है, तो वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में। हमारी आदत क्या होती है, हर जगह कम्युनिकेटिव टीसीडब्ल्यूजी एमआरएल मॉडिफाई, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऐसे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो 510 का नाम क्या है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस, अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रीवियस ऑडिटर रिपोर्ट, प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट। तो ओपनिंग इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है? या तो हम फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं क्लाइंट की, या फिर क्लाइंट की फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रही है। प्रीवियस ऑडिटर रिपोर्ट मॉडिफाइड है, जिस मैटर को लेके मॉडिफाइड थी वो मैटर स्टिल अनरिजोल्व है, खुद भी मॉडिफाई करो। अकाउंटिंग पॉलिसी बिना किसी रीजन के चेंज की मॉडिफाई करो। ओपनिंग बैलेंसेस साई ऑब्टेन करेंगे, प्रीवियस रीसेंट एफएस देख लेंगे, एमआरएल ले लेंगे। मिस स्टेटमेंट है, एविडेंस मिल गए, क्वालिफाइड एडवर्स। मिस स्टेटमेंट है, एविडेंस नहीं मिले, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर। तो ये था हमारा 510। हमारे 5 ऐसे हो गए हैं। इससे नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होगा तो इसमें ये ऐसे तो आने ही आने हैं, 500, 501, 505, 510। 4 ऐसे हो गया, सॉरी, डन। तो कल वाली क्लास एज पर शेड्यूल आपको पीई का कल टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट फिर एज पर शेड्यूल हम चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे अलोंग विद ऐसे। ओके, थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स को रेफर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए। बहुत 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 थैंकफुल रहूँगी मैं आपकी अगर ये आपके लेक्चर्स इतने काम आते हैं और आप क्रैक कर लेते हैं एग्ज़ाम। तो आप अपना रिजल्ट भी शेयर कीजिए मेरे साथ दिसंबर अटेम्प्ट में। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स को रेफ़र कीजिए। और अगर मैराथन बैच अच्छा लग रहा है तो रेगुलर बैच के लिए ज़रूर रेफ़र कीजिए। मेरा रेगुलर बैच 20 अक्टूबर के अराउंड हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑडिट का फाइनल का फॉर May 22। फुल्ली अमेंडेड बैच होगा। अदर डिटेल्स हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर रेगुलर बैच लेना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अदर डिटेल्स आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू।